किसान बने, गांव बसाए। हम पुरा पाषाण से नव पाषाण तक के बदलाव देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखते हैं उन पत्थरों और गुफाओं में क्या छुपा है। सबसे पहले पुरा पाषाण काल। ये तो काफी लंबा चला है ना? हाँ, बहुत लंबा, लाखों साल। तब इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना। और औजार वो कैसे थे? औजार तो शुरुआती थे, बड़े भारी बिडोल पत्थर के, जिन्हें हम चॉपर चॉपिंग टूल्स कहते हैं। अच्छा। सोहन घाटी, बेलन घाटी जैसी जगहों पर इसके निशान मिलते हैं। फिर आया मध्यपुरा पाषाण काल। हाँ, उसमें क्या फर्क था? उसमें औजार थोड़े सुधरे, शल्क तकनीक आई, मतलब पत्थर से पतले धारदार टुकड़े निकालना। ओके, फ्लेक्स। हाँ, फ्लेक्स। इनसे काटना आसान हुआ होगा। नर्मदा घाटी में मिले हैं ऐसे औजार। और फिर उच्च पुरा पाषाण काल। इस समय तक आधुनिक मानव होमो सेपियंस आ चुके थे। औजार और भी बेहतर हुए, पतले ब्लेड, नुकीले पत्थर, जैसे चाकू की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसी दौर की हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका, जहाँ वो शैल चित्र है, कमाल है। बिल्कुल, वो चित्र हमें उस समय के जीवन, उनकी सोच की झलक देते हैं। दुनिया तब काफी ठंडी थी, हिमयुक्ता। तो पुरा पाषाण में शिकारी जीवन, धीरे धीरे सुधरते औजार, फिर मौसम बदला और आया मध्य पाषाण काल। यहाँ क्या खास हुआ औजारों के अलावा? देखिए, यहाँ जलवायु गर्म हुई, पेड़ पौधे जानवर सब बढ़े, तो जीवन शैली पर असर पड़ना ही था। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव था माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स? हाँ, ये क्या थे? मतलब बहुत छोटे पत्थर के औजार, ज्यामितीय आकार के, त्रिकोण, चौकोर। अच्छा, इतने छोटे? हाँ, शायद इन्हें लकड़ी या हड्डी में लगाकर तीर की नोक या हंसिया जैसा कुछ बनाते होंगे। ओह, यानी ज्यादा कारगर हथियार। हाँ, शिकार और कटाई वगैरह में आसानी हुई। और एक और खास बात। क्या? इसी दौर में पशुपालन के शुरुआती संकेत मिलने लगते हैं। पशुपालन मध्य पाषाण में ही? हाँ, शुरुआती संकेत, जैसे मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागोर। यहाँ जानवरों की हड्डियों के साथ माइक्रोलिथ्स मिले हैं। शायद ये पालतू बनाने की कोशिश रही हो। दिलचस्प। और गुजरात में लंगनाज, यूपी में सराय नाहर राय, ये भी इसी काल के हैं। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है। तो शिकार के साथ पशुपालन की हल्की शुरुआत। इसके बाद आया नव पाषाण काल। इसे तो क्रांति कहते हैं, क्यों भाई? अरे बिल्कुल सही, नव पाषाण क्रांति, ये नाम एकदम फिट बैठता है। ऐसा क्या हुआ? इंसान ने खेती करना सीख लिया। ये समझना कि बीज बोएंगे तो फसल उगेगी, ये बहुत बड़ा बदलाव था। सही बात है, मतलब अब वो खाना ढूंढने की बजाय खाना उगाने लगा। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। तो फिर तो जीवन पूरा बदल गया होगा। बिल्कुल। खेती के लिए एक जगह टिकना पड़ा, तो स्थायी बस्तियां बनी, गांव बसे। पशुपालन भी अब ठीक से होने लगा। और मिट्टी के बर्तन? हाँ, जरूरतें बढ़ी तो मिट्टी के बर्तन बनने लगे, अनाज रखने पकाने के लिए। पहले हाथ से, फिर शायद चाक पर भी। औजार भी अब घिसे हुए पॉलिश वाले बनने लगे, ज्यादा धारदार कुल्हाड़ियां वगैरह। स्थायी गांव, खेती, बर्तन, पॉलिशदार औजार। वाह, कौन सी जगह है जो इस क्रांति का सबूत देती हैं? परीक्षाओं के लिए जरूरी। सबसे अहम है मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है। यहाँ खेती पशुपालन के बहुत पुराने सबूत हैं। और भारत में? भारत में कश्मीर में बुर्जहोम और गुफकराल, वहाँ गड्ढों वाले घर मिले हैं, पिट ड्वेलिंग्स, शायद ठंड से बचने के लिए। गड्ढों वाले घर? अच्छा। और वहाँ कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते भी दफनाए गए हैं। अरे, मालिक के साथ कुत्ते? और बाकी जगह? बिहार में चिरांद, वहाँ हड्डी के औजार बहुत मिले हैं। यूपी में कोल्हेवा और महागाड़ा, जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों में से कुछ मिलते हैं। चावल? और दक्षिण भारत? दक्षिण में मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, वहाँ रागी जैसे अनाज उगाने और राख के टीले, ऐश माउंड्स मिले हैं। राख के टीले वो कैसे बने? शायद जहाँ मवेशी रखे जाते थे वहाँ गोबर जमा होकर जल गया हो लंबे समय तक। समझ गया। तो ये था पाषाण काल का पूरा सफर, साधारण पत्थर के औजारों से शुरू होकर खेती और गांव बसाने तक। हाँ, और इन्हीं बदलावों ने आगे चलकर हड़प्पा जैसी सभ्यताओं की नींव रखी। हर काल की अपनी पहचान, अपने औजार, अपनी जगह। पुरा पाषाण के शिकारी, मध्य पाषाण के माइक्रोलिथ्स और नव पाषाण की क्रांति। बिल्कुल। और ये देखना कितना दिलचस्प है कि कैसे माहौल बदला, जरूरतें बदली और इंसान ने नई तकनीकें ईजाद। जहां इंसान ने पहली बार धातु का जादू समझा, ताम्रपाषाण युग यानी कैल्कोलिथिक एज,
वो दौर जब पत्थर के साथ साथ वो चमचमाते तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ। और देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि इस एक खोज ने, मतलब तांबे ने, कैसे सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये महज एक धातु की खोज नहीं थी। इसको ऐसे देखना चाहिए कि ये मानव विकास का एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ। पत्थर के औजारों पर जो निर्भरता थी, उससे धातु की दुनिया में आना, इसने आने वाले भविष्य की नींव रखी। ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव कैसे आया और इसके मायने क्या थे। तो इस युग की सबसे खास पहचान क्या मानी जाए? जाहिर है तांबा, है ना? इंसान द्वारा खोजी गई पहली धातु। हाँ बिल्कुल, तांबा ही। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ नए औजारों तक ही सीमित था, या इसने मतलब उस वक्त के समाज को भी बदला? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तांबे ने सिर्फ बेहतर और शायद ज्यादा टिकाऊ औजार ही नहीं दिए। कैसे? सोचिए ना, धातु को जमीन से निकालना, फिर उसे गलाना, फिर उससे औजार या बर्तन बनाना, इसके लिए खास हुनर चाहिए। हाँ, ये तो है। तो शायद कुछ लोग इन कामों में माहिर हो गए होंगे, एक्सपर्ट बन गए होंगे, और इससे सामाजिक संरचना में धीरे धीरे बदलाव की शुरुआत हुई होगी। दिलचस्प है। और इनके रहन सहन के बारे में क्या पता चलता है? हमने सुना है कि ये लोग ज्यादातर ग्रामीण समुदायों में रहते थे, कोई बड़े शहर नहीं थे इस वक्त। हाँ बिल्कुल, इस दौर के लोग ज्यादातर गाँवों में ही रहते थे। खेती और पशुपालन यही मुख्य आधार थे जीवन के। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात इनके अंतिम संस्कार के तरीके में दिखती है। ये शवों को बड़े मिट्टी के मर्तबानों या कहें कलश में रखकर दफनाते थे। हाँ, कलश शवाधान, ये टर्म सुना है जी। ये उनके रीति रिवाजों और शायद पारलौकिक जीवन संबंधी उनकी जो मान्यताएं थी, उनकी तरफ इशारा करता है। और क्या ऐसी कोई चीज थी जिसके बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी? परीक्षाओं में अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या नहीं था इनके पास। हाँ, इसमें दो मुख्य बातें ध्यान रखने लायक है। एक तो इन्हें घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, कम से कम व्यापक रूप से इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं है। अच्छा, घोड़ा नहीं था। और दूसरा, ये पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे। ओह, अच्छा, तो फिर घर कैसे बनाते थे? इसका मतलब यही है कि इनके घर शायद मिट्टी, घास फूस या फिर कच्ची ईंटों के बने होते होंगे, जो बाद की सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ पक्की ईंटों के मजबूत घर मिले हैं, उतने टिकाऊ नहीं रहे होंगे। सही बात है। अच्छा, घरों की बात हुई तो बर्तनों का जिक्र भी जरूरी है। सुनने में आया है कि इनके मिट्टी के बर्तन भी खास थे, उनकी अपनी पहचान थी। बिल्कुल, पुरातत्वविदों के लिए मिट्टी के बर्तन तो एक तरह से उस काल के, आप कह सकती हैं, सिग्नेचर जैसे होते हैं। हाँ। ताम्रपाषाण युग की दो खास शैलियाँ मिलती हैं। एक तो है काले और लाल रंग के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर। ये कैसे होते थे? इनमें आमतौर पर अंदर और बर्तन के गले के पास का हिस्सा काला होता था और बाकी का बाहरी हिस्सा लाल। अच्छा, और दूसरी शैली? दूसरी है गेरुए रंग के बर्तन, ओक्रो कलर्ड पॉटरी, OCP। ये खासकर गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, वहाँ ज्यादा मिले हैं। तो ये बर्तन न सिर्फ उनकी कला और तकनीक दिखाते हैं, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों और शायद उनके बीच के व्यापारिक संपर्कों को समझने में भी मदद करते हैं। तो मतलब ये संस्कृति सिर्फ एक दो इलाकों तक सीमित नहीं थी, ये पूरे भारत में फैली हुई थी। हाँ, ये बहुत व्यापक थी, इसका फैलाव काफी बड़ा था। अगर हम पश्चिम की ओर देखें तो महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति पनपी। जोरवे संस्कृति? हाँ, यहाँ जोरवे, नेवासा, दायमाबाद और इनामगांव जैसे बहुत महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। दायमाबाद का नाम तो काफी सुना है। हाँ, दायमाबाद तो खास तौर पे उल्लेखनीय है क्योंकि यहाँ से कांसे की कुछ भारी वस्तुएं मिली हैं। कांसे की? ताम्रपाषाण युग में? जी हाँ, ये थोड़ा एडवांस्ड स्टेज दिखाता है। जैसे वो एक रथ चलाने वाले मनुष्य की आकृति मिली है और गैंडे, हाथी, भैंसे की भी ठोस आकृतियां मिली हैं। ये उस युग की उन्नत धातु तकनीक का सबूत पेश करती हैं। वाह, जबरदस्त। और राजस्थान या मध्य प्रदेश में वहाँ क्या मिला है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी घाटी में आहार और गिलुंद जैसे स्थल मिले हैं। आहार संस्कृति? जी, आहार संस्कृति को ताम्रपाषाण युग के शुरुआती चरणों में गिना जाता है। यहाँ तांबे के औजारों की भरमार मिली है, इसलिए इसे ताम्बवती भी कहते थे शायद। अच्छा, ताम्बवती। और मध्य प्रदेश? पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण ये प्रमुख स्थल हैं। मालवा संस्कृति खासकर अपने उत्कृष्ट कोटि के मृद भांडों, मतलब बर्तनों के लिए जानी जाती है।
बहुत अच्छी क्वालिटी के बर्तन मिले हैं वहां से। तो पश्चिम हो गया, मध्य भारत हो गया, पूर्व भारत की तरफ भी इसके निशान मिले हैं क्या? जी हाँ, पूर्वी भारत में भी। बिहार में चिरांद और सोनपुर जैसे स्थल हैं, और पश्चिम बंगाल में पांडु राजा ढिबी जो बर्दवान जिले में है, और महिषादल मिदनापुर जिले में, इन जगहों से भी इस युग के प्रमाण मिले हैं। बाप रे, मतलब बिहार बंगाल तक। हाँ, इससे साफ पता चलता है कि तांबे का ज्ञान और उससे जुड़ी जो जीवन शैली थी वो भारत के एक बहुत बड़े भूभाग में फैल चुकी थी, कोई एक जगह सीमित नहीं थी। तो संक्षेप में अगर देखें, पहली धातु तांबे का प्रयोग शुरू हुआ, लोग गांव में रहते थे, शवों को कलश में दफनाने का रिवाज था, खास तरह के मिट्टी के बर्तन थे, काले, लाल और गेरुए वाले जी। और पूरे भारत में महत्वपूर्ण स्थल फैले थे, जैसे महाराष्ट्र में दायमाबाद, राजस्थान में आहार, एमपी में मालवा और पूर्व में चिरांद तक। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां इंसान तकनीक और समाज के विकास की एक नई सीढ़ी चढ़ रहा था। बिल्कुल, कि इस शुरुआती तकनीक ने, इस ज्ञान ने किस तरह धीरे धीरे कांसे जैसी मिश्र धातु बनाने के आइडिया को या ज्ञान को प्रेरित किया होगा। और ये जो पहल धातु का इस्तेमाल करने वाले समुदाय थे, इनको रोजमर्रा की जिंदगी में क्या अनोखी चुनौतियां झेलनी पड़ती होंगी, जिसके बारे में शायद हम आज पूरी तरह अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सही बात है, सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। भारत के अतीत की गहराइयों में एक ऐसी सभ्यता की कहानी जो हजारों साल पुरानी है, सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल, सिंधु नदी के किनारे पनपी भारत की पहली ज्ञात शहरी संस्कृति। और कमाल की बात ये कि ये बहुत ही सुनियोजित थी। हाँ, और इसका नाम जॉन मार्शल ने दिया था, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। सही कहा। और इसका फैलाव देखिए, भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और उधर पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तक, मतलब गजब का विस्तार था। बिल्कुल। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक, और पूरब में आलमगीरपुर यूपी से पश्चिम में सुत का गेंडोर बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। तो आज हम इसी सभ्यता की कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम्स के लिए भी जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? नगर योजना से? वो तो बहुत मशहूर है इनकी के लिए। और सड़कें सुना है बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ग्रिड पैटर्न जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। और पानी निकासी का सिस्टम तो पूछिए मत, ढकी हुई नालियाँ हर घर से जुड़ी हुई, कमाल की इंजीनियरिंग। आज भी मुश्किल है कई जगह ऐसा सिस्टम बनाना। और बलूचिस्तान जैसी जगहों पर पानी बचाने के लिए छोटे बांध, जिन्हें गबर बंद या नाला कहते थे, उसके भी सबूत हैं। मतलब पानी का मैनेजमेंट भी जानते थे। अच्छा, ये तो हुई शहर की बात। करते क्या थे ये लोग? इकोनॉमी कैसी थी? देखिए, सबसे पहले तो ये माना जाता है कि कपास, कॉटन उगाने वाले ये दुनिया के पहले लोग थे। अच्छा, तभी शायद यूनानी से सिंडन कहते थे। हाँ, शायद इसी वजह से। और कांसे के औजार, बर्तन खूब मिले हैं, मतलब मेटल का इस्तेमाल पता था। लेकिन लोहा नहीं। नहीं, लोहे की जानकारी इनको बिल्कुल नहीं थी। ये कांस्य युग की सभ्यता थी। तो मुख्य काम क्या थे इनके? कपड़ा बनाना, ईंटें पकाना, नाव बनाना, और हाँ, मनके और गहने बनाने में ये लोग माहिर थे। बहुत सुंदर ज्वेलरी मिली है। सोना कहाँ से आता था? सोना शायद कर्नाटक से आता था, और जेडाइट जैसा पत्थर तो दूर, असम से, दाऊजली हेडिंग वाले इलाके से। वाह। और मिट्टी के बर्तन वो तो मिले ही होंगे। हाँ बिल्कुल, चाक पर बने हुए बढ़िया क्वालिटी के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो मतलब व्यापार भी होता होगा जोरों पर, इतना सब बन रहा था तो। बिल्कुल, हजारों मोहरें मिली हैं, ज्यादातर सेलखड़ी यानी स्टीटाइट की, कुछ टेराकोटा की भी। इन पर जानवरों की आकृतियाँ और कुछ लिखा हुआ है। ये मोहरें किस काम आती थी? स्टैंप की तरह? हाँ, शायद व्यापार में पहचान के लिए या माल पर निशान लगाने के लिए। और इनका ट्रेड मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक था। ये कैसे पता चला? क्योंकि हड़प्पा की मोहरें वहाँ मिली हैं, और मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में इन्हें मेलुहा कहा गया है। मिलुहा, दिलचस्प है। और तौलने के लिए बाट वगैरह? हाँ, बाट भी मिले हैं, और वो अक्सर 16 या उसके मल्टीपल्स में होते थे, 16, 32, 64 इस तरह से। तो क्या पैसे चलते थे या बार्टर सिस्टम? ज्यादातर लगता है कि चीजों की अदला बदली यानी बार्टर सिस्टम ही चलता था। कीमती पत्थर जैसे लैपिस लाजुली का भी ट्रेड होता था। इतना सब ऑर्गेनाइज था तो समाज कैसा था? कोई राजा या पुजारी का राज? यही तो एक बड़ा सवाल है।
मंदिर या महल जैसी कोई भव्य इमारतें नहीं मिली हैं। तो फिर कौन चलाता था सब? अंदाजा ये है कि शायद कोई एक राजा नहीं बल्कि व्यापारियों का या कुछ लोगों की समिति का शासन रहा होगा। और धर्म, पूजा पाठ? मंदिरों के सबूत तो नहीं है, पर धार्मिक मान्यताएं थीं, जैसे लिंगम और योनि की पूजा के संकेत मिले हैं, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, पेड़ों और पशुओं की पूजा भी होती थी शायद। वो पशुपति वाली मोहर भी तो है। हाँ, एक मोहर पर योगी जैसी मुद्रा में एक आकृति है जिसके चारों ओर। अब मेरा अगला टॉपिक है वैदिक काल। भारतीय इतिहास का आप कह सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चरण। इसे समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में देखेंगे, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल। हमारा मकसद है कि परीक्षा के नजरिए से जो मुख्य बातें हैं उन्हें जल्दी से दोहरा लिया जाए। तो पहले चलते हैं ऋग्वैदिक काल में। समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल, मतलब परिवार। कई कुल मिलकर ग्राम, फिर विश्व और सबसे ऊपर जन, है ना? और राजनीतिक फैसले के लिए दो संस्थाएं थीं, सभा और समिति। बड़ी फेमस थी ये। एक और जरूरी बात, इस दौर में महिलाओं की स्थिति भी ठीक थी। वो सभाओं में हिस्सा ले सकती थी। विधवा पुनर्विवाह भी होता था। और हाँ, गाय का बहुत महत्व था। उसे अघन्या कहते थे, मतलब हाँ, अघन्या यानी जिसे मारा न जाए, बिल्कुल। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये समाज मुख्य रूप से पशुपालक था, मतलब अर्ध घुमंतु टाइप। अर्थव्यवस्था का आधार ही पशुपालन था। खेती उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी शुरू में। देवता भी प्रकृति वाले ज्यादा थे। इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया, अग्नि, वरुण, सोम, ये प्रमुख थे। वर्ण व्यवस्था की भी शुरुआत यहीं दिखती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं, और उतनी कठोर भी नहीं थी। अच्छा, तो फिर उत्तर वैदिक काल में क्या बदला? सुना है काफी बड़े परिवर्तन हुए। हाँ बिल्कुल, यहीं से कहानी काफी बदल जाती है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव था लोहे का इस्तेमाल। वो शुरू हो गया। अब लोहे से जंगल साफ करना आसान हुआ तो खेती बढ़ी। तो जो समाज पहले पशुओं पर ज्यादा निर्भर था, वो अब कृषि प्रधान बन गया। चावल, गेहूं मुख्य फसलें हो गईं और लोग स्थायी रूप से बसने लगे। गांव, बस्तियां बनने लगीं। वो जो छोटे छोटे जन थे ना, वो मिलकर बड़े जनपद बन गए। राजा अब ज्यादा शक्तिशाली हो गया। सभा समिति का महत्व थोड़ा कम हो गया। और इसका समाज पर क्या असर पड़ा? फिर सीधा फर्क पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, सीधा असर पड़ा। वो जो वर्ण व्यवस्था पहले कर्म आधारित थी, वो अब जन्म पर आधारित हो गई, और ज्यादा कठोर भी। समाज एकदम 4 वर्णों में बट गया। इसी समय गोत्र व्यवस्था भी शुरू हुई, मतलब एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानना। महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। उनको सभाओं से बाहर कर दिया गया। शिक्षा के अवसर भी पहले से कम हो गए। और वो 4 आश्रमों की व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, वो भी इसी दौर में स्थापित हुई। अच्छा, तो धर्म में भी बदलाव आए होंगे फिर तो। बिल्कुल। पहले जो यज्ञ वगैरह सरल थे, वो अब बहुत जटिल और खर्चीले हो गए। इससे क्या हुआ कि ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व समाज में बहुत बढ़ गया। उनका प्रभाव बढ़ा। और बलि जो पहले ज्यादातर अपनी इच्छा से होती थी, वो अब एक तरह से अनिवार्य टैक्स जैसी हो गई। राजा की बढ़ती ताकत का संकेत था ये। देवता भी बदल गए। ऋग्वैदिक काल के इंद्र, अग्नि की जगह अब प्रजापति, मतलब सृष्टिकर्ता, विष्णु यानी पालक, और रुद्र जो शिव का एक रूप है, संहारक, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इस पूरे काल को समझने के लिए इसका साहित्य देखना भी तो जरूरी है। वेद तो सबने सुने ही हैं। हाँ, वेद तो इसकी नींव है। 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। वो शुरुआती दौर की झलक देता है। फिर सामवेद, जिसमें उन्हीं स्तुतियों को गाने लायक बनाया गया। कह सकते हैं भारतीय संगीत का स्रोत। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियां हैं। ये उत्तर वैदिक काल के बढ़ते कर्मकांड को दिखाता है। और अथर्ववेद, इसमें आपको जादू टोना, बीमारियां दूर करने के मंत्र, औषधियां मिलेंगी। ये आम लोगों के जीवन से ज्यादा जुड़ा लगता है। वेदों के अलावा भी तो और ग्रंथ है ना? हाँ, बहुत हैं। वेदों को समझने के लिए लिखे गए, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, जो वेदों की गद्य में व्याख्या करते हैं, खासकर कर्म कांडों की। फिर आरण्यक है, जंगल की किताबें, इनमें दार्शनिक चिंतन ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद,
इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वेदों के अंत में आते हैं और उनका सार है। इनमें आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष जैसे बहुत गहरे विषयों पर चर्चा है। यहीं से भारतीय दर्शन की सही मायने में शुरुआत होती है। फिर वेदांग भी हैं, 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये वेदों को सही से पढ़ने समझने में मदद करते हैं। इनके अलावा पुराण है, उपवेद है, जैसे आयुर्वेद। ये सब उसी परंपरा का हिस्सा है। अच्छा, और इसी दौर में वो भारत के 6 प्रमुख दर्शन यानी षड्दर्शन भी उभरे थे। सही कहा। वैदिक काल के अंत तक ये 6 विचारधाराएं विकसित हो गई। न्याय, जो तर्क पर जोर देता है, वैशेषिक, अणु सिद्धांत वाला, सांख्य, जो दुनिया को पुरुष और प्रकृति से समझता है, ये सबसे पुराना माना जाता है। फिर योग, मन शरीर के नियंत्रण से मोक्ष वाला, पूर्व मीमांसा, जो कर्म कांड पर बल देता है, और उत्तर मीमांसा या वेदांत, जो ज्ञान और उपनिषदों पर केंद्रित है। ये दिखाता है कि उस युग में सिर्फ कर्मकांड ही नहीं बल्कि तर्क और ज्ञान पर भी कितना गहरा विचार हो रहा था। अब मेरा अगला टॉपिक है जैन धर्म। ये एग्जाम्स के लिहाज से काफी जरूरी टॉपिक है। इसकी शुरुआत मतलब तीर्थंकरों से मानी जाती है। मैंने सुना है कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल 24। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल था। और खास बात यह है कि इनका जिक्र हमें वेदों में भी मिलता है। अच्छा, वेदों में भी? हाँ। फिर 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। ये वाराणसी से थे और इनका प्रतीक था सर्प। सही, लेकिन जोर तो ज्यादातर 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर पर ही रहता है ना, मतलब सवालों में। हाँ हाँ, बिल्कुल। महावीर स्वामी सबसे प्रमुख हैं। तो उनके जीवन पर थोड़ी बात करते हैं। जन्म 540 ईसा पूर्व के आसपास कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो अब बिहार में है। जी, कुंडग्राम वैशाली। उनके पिता सिद्धार्थ थे ज्ञात्रिक कुल के प्रधान, और माता त्रिशला वो लिच्छवी राजकुमारी थी। हाँ, लिच्छवी गणराज्य उस जमाने का काफी शक्तिशाली राज्य था वो। बिल्कुल। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक बेटी भी थी, अनुजा प्रियदर्शिनी। अच्छा, और ये भी सुना है कि उनके पहले शिष्य उनके दामाद ही थे, जमाली। हाँ, ये बात सही है। जमाली उनके पहले शिष्य बने। महावीर ने घर कब छोड़ा था? शायद 30 साल की उम्र में। हाँ, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज में गृह त्याग किया था। तो फिर ज्ञान प्राप्ति, जिसे कैवल्य कहते हैं, वो कब हुई? कैवल्य, हाँ, ये उन्हें मिला 42 साल की उम्र में, मतलब पूरे 12 साल की कठोर तपस्या के बाद। जी, जृंभिक ग्राम के पास एक जगह थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और पेड़ कौन सा था? हाँ, साल का पेड़ था। साल वृक्ष के नीचे? अच्छा, और पहला उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? पहला उपदेश उन्होंने पावा में दिया था। पावा में। और निर्वाण मतलब देह त्याग? निर्वाण हुआ 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में। जगह थी पावापुरी, ये भी बिहार में ही है। ओके। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें कुछ उपाधियां भी मिली थी, जैसे जिन। हाँ, जिन या जितेंद्रिय, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। और केवलिन भी कहा गया, यानी जिसे पूर्ण ज्ञान हो, कैवल्य प्राप्त हो गया हो। अच्छा, ये तो हुई महावीर के जीवन की बात। जी। अब थोड़ा जैन दर्शन पर आते हैं। जी। इसमें त्रिरत्न का जिक्र आता है बार बार, ये क्या है? जी, त्रिरत्न मतलब 3 रत्न। ये जैन दर्शन का आधार है। सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास या नजरिया, और सम्यक चरित्र, और सम्यक चरित्र, बिल्कुल सही आचरण। माना जाता है कि इन्हीं तीनों को फॉलो करके मोक्ष मिल सकता है। और इनके साथ ही 5 महाव्रत भी हैं, 5 व्रत। हाँ, 5 महाव्रत। इनमें है अहिंसा, मतलब किसी को चोट ना पहुंचाना। सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय, यानी चोरी न करना। और अपरिग्रह, संपत्ति जमा न करना। हाँ, जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा न करना। और 5वां है ब्रह्मचर्य, मतलब इंद्रियों पर संयम रखना। ये 5वां व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पहले 4 पार्श्वनाथ के समय से थे। अच्छा, ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा, क्यों जोड़ा होगा? कोई खास वजह? हो सकता है उस समय के माहौल को देखते हुए, या फिर भिक्षु संघ को और ज्यादा अनुशासन में रखने के लिए इसकी जरूरत महसूस हुई हो। और जैन धर्म की जो मूल मान्यताएं हैं, ईश्वर के बारे में क्या सोच है? देखिए, जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है और कर्म के सिद्धांत में भी, मतलब जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन
ये ईश्वर को सृष्टि के रचयिता के तौर पर नहीं मानता। अच्छा, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं। सृष्टि बनाने वाले ईश्वर में नहीं, जीवन का लक्ष्य कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पाना है, आत्मा को शुद्ध करना है। समझ गया। आगे चलकर जैन धर्म में दो हिस्से हो गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। ये क्यों हुआ? हाँ, ये विभाजन हुआ। मुख्य वजह थी अनुशासन और कपड़ों को लेकर मतभेद। जो श्वेतांबर थे वे स्थूलभद्र के अनुयायी माने जाते हैं और सफेद कपड़े पहनते हैं। श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र वाले। बिल्कुल। और दिगंबर, जिनके प्रमुख भद्रबाहु थे, वो मानते थे कि मोक्ष के लिए वस्त्रों का पूरी तरह त्याग जरूरी है। दिग यानी दिशाएं, ही जिनका अंबर हो यानी वस्त्र। अच्छा, मतलब वो वस्त्र धारण नहीं करते। जी। एक कहानी ये भी है कि मगध में जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों और कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत चले गए थे, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला। जब वो लौटे तो यहाँ जो लोग रह गए थे उनसे नियम वगैरह को लेकर मतभेद बढ़ गए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला एंगल भी है। खैर, जैन धर्म के इतिहास में दो बड़ी सभाएं भी हुई जिन्हें संगीति कहते हैं, जहाँ शायद ग्रंथों को इकट्ठा किया गया। हाँ, दो प्रमुख जैन संगीतियां हुई। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, आज के पटना में, लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास। अध्यक्ष कौन थे इसके? स्थूलभद्र। इसी संगीति में जैन धर्म के जो 12 अंग ग्रंथ हैं उनका संकलन शुरू हुआ। ये मुख्य ग्रंथ हैं। ओके। और दूसरी संगीति? दूसरी संगीति काफी बाद में हुई, 512 ईस्वी में। ये हुई वल्लभी में, गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमाश्रमण। अच्छा, वल्लभी गुजरात। इसमें क्या हुआ? इसमें जो 12 अंग थे और साथ में 12 उपांग, जो अंगों की तरह से व्याख्याएं हैं, उनको अंतिम रूप दिया गया, मतलब फाइनली लिख लिया गया। ये दोनों संगीतियां, उनके स्थान और अध्यक्ष अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ी बात करते हैं जैन कला और वास्तुकला की। कौन से राजाओं ने इसे बढ़ावा दिया? कई राजाओं ने इसे संरक्षण दिया। जैसे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, बिंदुसार का भी। फिर कलिंग के राजा खारमेल का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। खारवेल, हाँ, उनका हाथी गुम्फा अभिलेख। बिल्कुल। उसी से पता चलता है इनके समय में जैन कला खूब फली फूली। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति है, गोमतेश्वर भी कहते हैं। वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, वो तो बहुत ऊंची मूर्ति है, एक ही पत्थर से बनी हुई। जी। फिर ओडिशा में राजा खारवेल ने उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं बनवाई, वो भी जैन भिक्षुओं के लिए थी। हाथी गुम्फा शिलालेख तो वही है। और राजस्थान में वो दिलवाड़ा मंदिर? हाँ, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर। वो तो संगमरमर की नक्काशी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उन्हें विमल शाह जैसे मंत्रियों ने बनवाया था, जो सोलंकी राजाओं के मंत्री थे। कमाल की कारीगरी है वहाँ। जैन मठों को बस्ती भी कहते हैं शायद। हाँ, दक्षिण भारत में खासकर जैन मठों या बस्तियों के लिए बस्ती शब्द इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के देखें तो जैन धर्म का भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति सब पर एक गहरा असर रहा है। निश्चित रूप से। अहिंसा का सिद्धांत हो या उनकी वास्तुकला, सब में उनकी छाप दिखती है। तो आज हमने जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों, खासकर महावीर स्वामी के जीवन को समझा, उनके दर्शन में त्रिरत्न और पंच महाव्रत देखे, श्वेतांबर दिगंबर का विभाजन जाना, महत्वपूर्ण संगीतियों पर बात की और जैन वास्तुकला के कुछ खास उदाहरण भी देखे। जी, एक अच्छी रिविजन हो गई इन सब पॉइंट्स के। इस चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। अब एक सवाल जो दिमाग में आता है, क्या आज के समय में जहाँ इतनी हिंसा है, चीजें जमा करने की होड़ है, जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, अहिंसा और अपरिग्रह वाले, क्या वो पहले से भी ज्यादा जरूरी, ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गए हैं? सोचने वाली बात है। अगला विषय है बौद्ध धर्म। जी। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, मतलब एसएससी, यूपीएससी वगैरह के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इसके मुख्य पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन पर एक नजर डालते हैं। जी। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के पास, शाक्य कुल में। हाँ, पिता शुद्धोधन और माता महामाया। लेकिन उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अच्छा, और पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, यहाँ तक तो ठीक है, सामान्य जानकारी। लेकिन जो अहम बात है वो है 29 साल की उम्र में उनका घर छोड़ना। जी, महाभिनिष्क्रमण। हाँ, महाभिनिष्क्रमण। ये एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये असल में सत्य की खोज का पहला बड़ा कदम था। उनके साथ उनका घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना थे। ये नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा। फिर 35 की उम्र में
उन्हें ज्ञान मिला उरुवेला में, जो गया के पास है, निरंजना नदी के किनारे, बोधि वृक्ष के नीचे, जिसे निर्वाण कहा गया। जी, निर्वाण। यहीं पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। और ज्ञान मिलने के बाद पहला उपदेश वो सारनाथ में दिया था। हाँ, सारनाथ, जिसे ऋषि पत्तन या मृगदाव भी कहते हैं। और उस पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए को चलाना। बिल्कुल सही। और अंत में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी उनकी मृत्यु। जी। और इन सभी घटनाओं से जुड़े कुछ प्रतीक भी हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। हाँ, वो प्रतीक जैसे जन्म के लिए कमल या बैल, ग्रह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष, अच्छा, पहले उपदेश के लिए चक्र और महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप। ये याद रखने जरूरी हैं, घटनाओं से जोड़कर। हाँ बिल्कुल, सीधा सवाल बन जाता है इनसे। चलिए अब थोड़ा ग्रंथों की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के जो शुरुआती ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में है और इनमें सबसे अहम है त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब 3 पिटारे या टोकरियां। पहला है विनय पिटक। इसमें क्या है? इसमें मठ के नियम हैं, भिक्षुओं के लिए अनुशासन, संघ कैसे चलेगा, ये सब। ठीक है। दूसरा है सुत्त पिटक, ये सबसे बड़ा है। इसमें बुद्ध के उपदेश, उनके संवाद, ये सब शामिल है। अच्छा। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये थोड़ा दार्शनिक है। इसमें सुत्त पिटक की जो शिक्षाएं हैं उनका विश्लेषण है, उनकी व्याख्या है। तो ये तीनों मिलकर बौद्ध शिक्षाओं का आधार बनाते हैं। जी बिल्कुल। इनके अलावा जातक कथाएं भी हैं, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। हाँ, सुनी है। और वो मिलिंदपन्नो। हाँ, मिलिंदपन्नो भी महत्वपूर्ण है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच प्रश्नोत्तर हैं, काफी रोचक है। कुछ खास शब्द भी हैं जो बार बार आते हैं, जैसे चैत्य, विहार। जरूर। चैत्य होता है पूजा का हॉल या स्थल। विहार होता है भिक्षुओं के रहने की जगह, मतलब मठ। और स्तूप वो गुंबद जैसी संरचना होती है जहाँ बुद्ध या किसी बड़े भिक्षु के अवशेष रखे जाते हैं, जैसे सांची, सारनाथ, बरहूत अमरावती में है। रामभर स्तूप भी है कुशीनगर में। हाँ, और केसरिया बिहार में। और एक शब्द है बोधिसत्व। बोधिसत्व ये क्या है? ये महायान शाखा का एक महत्वपूर्ण विचार है। बोधिसत्व वो हैं जो बुद्धत्व के रास्ते पर हैं, लेकिन अपना निर्वाण टाल देते हैं ताकि दूसरों की मुक्ति में मदद कर सकें। अच्छा, अब आते हैं बौद्ध संगीतियों पर, मतलब काउंसिल्स पर। ये क्यों हुई थी? ये सभाएं मुख्य रूप से बुद्ध के उपदेशों को इकट्ठा करने, उनमें अगर कोई मतभेद हो तो उसे दूर करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हुई। 4 प्रमुख संगीतियां मानी जाती हैं। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह में। जी, अजातशत्रु उस समय संरक्षक थे और अध्यक्ष थे महाकश्यप। यहीं पर विनय और सुत्त पिटक को संकलित किया गया। फिर दूसरी ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। कालाशोक के समय अध्यक्ष थे सबकामी। यहाँ क्या हुआ? यहाँ अनुशासन के कुछ नियमों पर मतभेद हुआ और संघ 2 हिस्सों में बढ़ गया, स्थविरवादीन और महासांगिक। ये आगे चलकर बड़े संप्रदायों का आधार बने। अच्छा, तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई सम्राट अशोक के समय, लगभग 250 ईसा पूर्व। हाँ, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। इसमें अभिधम्म पिटक को अंतिम रूप दिया गया। और चौथी? वो तो काफी बाद में हुई। जी, चौथी हुई कश्मीर के कुंडलवन में, कनिष्क के समय, लगभग 72 ईस्वी। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष। और यहीं पर बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में बढ़ गया है ना? बिल्कुल, यहीं ये विभाजन पक्का हो गया। तो ये हीनयान और महायान, इनमें मुख्य अंतर क्या था? देखिए, हीनयान मतलब छोटा वाहन, ये बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी उन्हीं पर जोर देता था। व्यक्तिगत मुक्ति मतलब अरहत बनना। अच्छा। ये लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे और बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, ईश्वर नहीं। मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और महायान यानी बड़ा वाहन, इसमें बोधिसत्व की अवधारणा आई, जो हमने अभी बात की, सभी प्राणियों की मुक्ति का लक्ष्य। इन्होंने संस्कृत का प्रयोग ज्यादा किया और बुद्ध की मूर्ति पूजा भी शुरू की। बाद में एक और शाखा आई, वज्रयान, जिसमें थोड़ा तांत्रिक प्रभाव भी दिखता है। समझ गई। अब आखिर में बौद्ध धर्म का जो मूल दर्शन है, 4 आर्य सत्य, ये क्या है? ये बुद्ध के ज्ञान का सार है, बहुत महत्वपूर्ण। पहला सत्य, संसार में दुख है, मतलब जीवन में दुख मौजूद है। दुख, ठीक है। दूसरा, दुख का कारण है और वो कारण है तृष्णा, यानी
इच्छा, लगाव, आसक्ति। दुख समुदाय। अच्छा। इच्छा ही दुख का कारण है। तीसरा, दुख का निवारण संभव है, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इसे कहते हैं दुख निरोध यानी निर्वाण। और चौथा? चौथा, इस दुख निरोध तक पहुंचने का एक मार्ग है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और वही मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, है ना, द 8-fold पाथ। बिल्कुल, 8 अंगों वाला मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सही समझ, सही इरादा, सही वचन, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही सजगता और सही एकाग्रता। ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। हाँ, एक संतुलित व्यवहारिक तरीका जो निर्वाण की ओर ले जाता है। ये दिखाता है कि बौद्ध धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, एक गहरा दर्शन भी है। तो ये थी बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ खास बातें जो परीक्षा की तैयारी में यकीनन मदद करेंगी। जी हाँ, और इन्हें सिर्फ रटना नहीं है बल्कि इनके आपसी कनेक्शन को समझना जरूरी है। सही कहा। जैसे ये सोचना कि कैसे एक राजकुमार की व्यक्तिगत खोज एक विश्व धर्म बन गई, जिसके सिद्धांत आज भी कितने प्रासंगिक हैं। ये सोचने वाली बात है कि 2500 साल पुराने दुख और उसके निवारण के ये सिद्धांत आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी कितने फिट बैठते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है महाजनपद। ये प्राचीन भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा है और खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, UPSC या फिर स्टेट PCS वगैरह। हाँ बिल्कुल, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय था जब भारत में अलग अलग हिस्सों में कई बड़े शक्तिशाली राज्य उभर कर आए। उन्हीं को महाजनपद कहा गया और हाँ, इनकी संख्या कुल 16 मानी जाती है। 16 महाजनपद, ठीक है। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे ताकि परीक्षा के नजरिए से जो जरूरी बातें हैं वो समझ आ जाएं। जी, कोशिश यही रहेगी। तो सबसे पहले ये कि हमें इनके बारे में पता कहाँ से चलता है, मतलब ये जो 16 की संख्या है ये कहाँ मिलती है? देखिए, जानकारी के मुख्य स्रोत तो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ही हैं, जैसे बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, उनमें इनका जिक्र मिलता है। अच्छा। हाँ, और कुछ पुराने व्याकरण से जुड़े लेखों में भी इनके नाम आते हैं। आमतौर पर ज्यादातर जगहों पर 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, हालांकि एक आध जगह संख्या थोड़ी कम ज्यादा भी बताई गई है, पर परीक्षाओं के लिए 16 ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ गई। और क्या इन सभी 16 में मतलब शासन एक जैसा ही था या कुछ अलग भी था? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इनमें फर्क था। ज्यादातर में तो राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन। जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं। हाँ, लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जो गणतंत्रीय थे, जिन्हें हम रिपब्लिक कह सकते हैं आज की भाषा में। गणतंत्र उस जमाने में, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। ये कैसे काम करते थे फिर? हाँ, ये खास है। गणतंत्रों में क्या था कि शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं था, बल्कि लोगों का कोई समूह या एक संघ, वो मिलकर शासन चलाता था। फैसले साथ में लिए जाते थे। अच्छा, उदाहरण है कोई इसके? बिल्कुल, वज्जी और मल्ल, ये दो तो बहुत प्रमुख उदाहरण हैं गणराज्यों के। कुछ विद्वान मानते हैं कि कुरु और कंबोज में भी गणतंत्र जैसी व्यवस्था रही होगी। तो ये दिखाता है कि उस वक्त भी शासन के अलग अलग तरीके मौजूद थे। वाह, ये जानना तो बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा कुछ प्रमुख महाजनपदों और उनके आज के इलाकों पर नजर डालते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। शुरुआत मगध से करें, वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है शायद। हाँ बिल्कुल, मगध। इसकी शुरुआती राजधानी गिरिव्रज थी या राजगृह कह लीजिए। बाद में पाटलिपुत्र बनी, जो आज का पटना है। पटना, अच्छा जी। तो ये आज के दक्षिणी बिहार में जो पटना और गया के आसपास का इलाका है, वो था मगध। और अपनी लोकेशन और रिसोर्सेज की वजह से ये वाकई सबसे ताकतवर बन गया था। मगध के पास सीधा काशी है ना, राजधानी वाराणसी, आज का बनारस। हाँ, काशी, राजधानी वाराणसी। कहते हैं इसका नाम वरुणा और 80 नदियों के संगम के वजह से पड़ा। अच्छा, वरुणा और 80, इसीलिए वाराणसी, ठीक है। बिल्कुल। फिर गंगा के मैदानी इलाकों में और भी थे, जैसे कोसल था, राजधानी श्रावस्ती, ये आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश। और वत्स था, राजधानी कौशाम्बी, ये आज के प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के पास था। ये सब राज्य अपनी उपजाऊ जमीन और व्यापार के रास्तों की वजह से काफी महत्वपूर्ण थे। सही।
अच्छा, मध्य भारत की तरफ आए तो अवंती का नाम सुना है? हाँ, अवंती ये भी बड़ा महाजनपद था। इसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी हिस्से की उज्जैनी और दक्षिणी हिस्से की माहिष्मती। ओ, 2 राजधानियां। जी, ये आज का जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वो इलाका था। और उज्जैनी यानी आज का उज्जैन, वो उस समय व्यापार और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था, बहुत महत्वपूर्ण शहर। उज्जैन, समझ गए। और अगर हम उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो उधर कौन से थे? उत्तर पश्चिम सीमा पर जाएं तो गांधार था, राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला, वो तो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, है ना? बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का। ये आज पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास। और इसी के पास था कंबोज, राजधानी पूंछ या हटक बताई जाती है। कंबोज, ये कहाँ पड़ता होगा आज? ये आज का जो कश्मीर का राजौरी और पाकिस्तान का हजारा क्षेत्र है, वो इलाका। कंबोज अपने घोड़ों के लिए बहुत मशहूर था और संभवतः ये भी एक गणतंत्र रहा हो। घोड़ों के लिए? अच्छा। और वो गणराज्य जिनका आपने पहले जिक्र किया था, वज्जी और मल? हाँ, वज्जी संघ, इसकी राजधानी वैशाली थी। आज के उत्तरी बिहार में ये 8 कुलों का एक बड़ा मजबूत संघ था। इसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। ये अपनी गणतांत्रिक व्यवस्था के लिए ही जाना जाता था। 8 कुलों का संघ वज्जी, ठीक है। और मल? हाँ, मल भी एक गणराज्य था। इसकी 2 राजधानियां थी, कुशीनारा और पावा। ये आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के आसपास का क्षेत्र है। बौद्ध इतिहास में भी इन दोनों जगहों का बड़ा महत्व है। हाँ, कुशीनगर और पावापुरी, बिल्कुल। अच्छा, क्या कोई महाजनपद दक्षिण भारत में भी था? मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, एक था। सिर्फ एक महाजनपद दक्षिण में था, अश्मक या अस्सक भी कहते हैं इसे। अश्मक कहाँ पर था ये? ये गोदावरी नदी के किनारे बसा था। राजधानी थी पोतन या पोटली। ये इकलौता महाजनपद था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित था। ओह, ये तो खास बात है। दक्षिण का इकलौता महाजनपद अश्मक, ठीक है। और बाकी जो रह गए उनका भी नाम बता दीजिए संक्षिप्त में। जी बिल्कुल। अंग था, राजधानी चंपा, आज का पूर्वी बिहार। शूरसेन था, राजधानी मथुरा, आज का मथुरा क्षेत्र। पांचाल था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसकी भी 2 राजधानियां थीं, अहिच्छत्र और काम्पिल्ले। कुरु था, राजधानी इंद्रप्रस्थ, आज का दिल्ली मेरठ वाला इलाका। मत्स्य था, राजधानी विराटनगर, आज का जयपुर क्षेत्र। और चेदी था, राजधानी सोत्थिवती या सुक्तिमती, आज का बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गए पूरे 16। बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो अगर हम मोटी मोटी बातें याद रखें तो मगध का सबसे शक्तिशाली होना, वज्जी और मल जैसे गणराज्यों का अस्तित्व, काशी का महत्व, अवंती का उज्जैन शहर और दक्षिण में अश्मक, ये कुछ खास पॉइंट है। बिल्कुल सही, ये मुख्य बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। और ये सोचना भी बड़ा रोचक है कि कैसे इन हजारों साल पुराने राज्यों और शहरों के नाम आज भी हमारे भूगोल का, हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। इनकी विरासत कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। अच्छा, तो अब मेरा अगला विषय है मगध साम्राज्य। ये उन 16 महाजनपदों में से एक था। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, मगध का अध्ययन जरूरी है क्योंकि इसने भारत के पहले, आप कह सकते हैं, बड़े साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, किसी भी शक्ति के उदय के पीछे कई कारण होते हैं, है ना? मगध के मामले में देखें तो उसकी भौगोलिक स्थिति, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, और हाँ, जो शासक थे, उनकी नीतियां, इन सब ने मिलकर इसे एक प्रमुख ताकत बनाया। हाँ, जैसे आपने भौगोलिक स्थिति की बात की, इनकी राजधानियों को ही देखें। पहले राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, मतलब एक तरह से नेचुरल किला। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। और फिर बाद में पाटलिपुत्र, वो गंगा और सोम नदियों के संगम पर थी। तो ये तो व्यापार और जलमार्ग दोनों के लिए एकदम सही जगह होगी ना? एकदम सही कहा आपने। नदियों से आना जाना, व्यापार सब आसान हुआ और सुरक्षा तो थी ही। और एक बहुत बड़ी बात जो अक्सर डिस्कस होती है, वो है लोहे के भंडार। हाँ, लौह अयस्क। जी, इस इलाके में लोहा आसानी से उपलब्ध था। तो इससे क्या हुआ? बेहतर हथियार बने, खेती के लिए अच्छे औजार बने, तो जाहिर है फौजी ताकत भी बढ़ी और खेती में प्रोडक्शन भी बढ़ा, जिससे बड़ी सेना रखना आसान हो गया। अच्छा, तो ये तो हुई लोकेशन और रिसोर्सेज की बात। अब आते हैं राजवंशों पर। हर्यंक वंश से शुरुआत हुई थी, है ना? बिंबिसार। हाँ, हर्यंक वंश, बिंबिसार इसके प्रमुख शासक थे। उन्होंने अंग राज्य को जीता था और आसपास के जो राज्य थे जैसे कोसल, लिच्छवी, मद्र, उनसे वैवाहिक संबंध बनाए। मतलब डिप्लोमेसी और युद्ध दोनों का इस्तेमाल किया अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। काफी रणनीतिक चालें थी। बिल्कुल। फिर उनके बेटे आए, अजात शत्रु। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी हासिल की थी।
अजातशत्रु ने भी विस्तार जारी रखा। काशी और जो समय का शक्तिशाली वज्जी संघ था, वैशाली वाला, उसको हराया। ये भी सुनने में आता है कि युद्ध में कुछ नई तकनीकें इस्तेमाल की, जैसे वो रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे कुछ इंजिन्स, और किलों की घेराबंदी भी की। अच्छा, और पहली बौद्ध संगीति भी तो इन्हीं के समय हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। पहली बौद्ध संगीति या काउंसिल कह लें, वो अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में ही हुई थी। और फिर इसी वंश में उदाइन ने राजधानी बदली थी, पाटलिपुत्र ले गए थे। हाँ, उदाइन ने ही राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था। हर्यंक वंश के बाद फिर आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इनकी क्या खास बात थी? शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है अवंती को जीतना। अवंती भी एक शक्तिशाली महाजनपद था उस समय, तो उसको मगध में मिला लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इनके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई वैशाली में। ओके, पहले राजगृह में, फिर वैशाली में, ठीक है। और इसके बाद नंदवंश। जी, फिर आया नंदवंश। इसके संस्थापक थे महापद्म नंद। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। इन्हें उपाधियां मिली थी, जैसे एकराट मतलब एकमात्र सम्राट, और सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। अच्छा, ये उपाधियां तो काफी कुछ बताती हैं उनके बारे में। हाँ, ये दिखाती हैं कि उन्होंने एक बहुत विशाल साम्राज्य बनाया था। शायद निम्न कुल से आते थे, ऐसा भी माना जाता है। इसी वंश के आखिरी शासक थे धनानंद। वो थोड़े अलोकप्रिय थे शायद, और उन्हीं के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। हाँ, सिकंदर का आक्रमण। और फिर धनानंद को हटाकर ही तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, चाणक्य की मदद से। बिल्कुल। नंद वंश का अंत और मौर्य वंश का उदय, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई राजाओं और वंशों की बात, पर उस समय का जो आम जीवन था, समाज, अर्थव्यवस्था, उसके बारे में क्या पता चलता है? देखिए, समाज और अर्थव्यवस्था भी काफी विकसित हो रहे थे। एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं खुदाई में, काले चमकदार। उन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या NBPV कहते हैं। ये उस समय की एक पहचान है, दिखाता है कि पॉटरी बनाने की तकनीक कितनी अच्छी थी। अच्छा, और व्यापार वगैरह के लिए सिक्के चलते थे? हाँ, आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क कॉइन भी कहते हैं, वो चलन में थे। इनको शायद निष्क या सतमान भी कहा जाता था। ये दिखाता है कि अब बार्टर सिस्टम से आगे बढ़कर मुद्रा का प्रयोग बढ़ रहा था। अर्थव्यवस्था मोनेटाइज हो रही थी। मतलब ट्रेड और कॉमर्स काफी फल फूल रहा होगा। जी, और जो कारीगर थे, व्यापारी थे, उनके अपने संगठन होते थे। श्रेणी कहते थे उन्हें, या गिल्ड। ये श्रेणियां एक तरह से अपने व्यापार को नियंत्रित करती थीं, नियम बनाती थीं। और खेती, कृषि का क्या हाल था? खेती की बात करें तो सिंचाई की व्यवस्था काफी उन्नत थी। इससे सरप्लस प्रोडक्शन होता था, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होता था। और यही अतिरिक्त अनाज था जिससे राजा टैक्स लेता था, सेना रखता था, प्रशासन चलाता था। टैक्स की बात आई तो टैक्स सिस्टम कैसा था? क्या किसान बहुत ज्यादा टैक्स देते थे? एक टैक्स था बलि। ये शायद पहले स्वैच्छिक होता था, पर अब अनिवार्य कर बन गया था। और किसान अपनी उपज का लगभग छठा हिस्सा, मतलब 1/6, राजा को टैक्स के रूप में देते थे। अच्छा, और समाज में कौन लोग प्रभावशाली थे, जैसे गांव का मुखिया वगैरह? हाँ, समाज में अमीर किसान होते थे जिन्हें गहेपति कहा जाता था। ये जमीन के मालिक होते थे। गांव का जो मुखिया होता था उसे भोजक या ग्राम भोजक कहते थे। वो गांव के लेवल पर प्रशासन देखता था, टैक्स कलेक्शन में भी मदद करता था। और टैक्स वसूलने के लिए क्या अलग से अधिकारी भी थे? बिल्कुल। टैक्स सिस्टम काफी ऑर्गेनाइज था। जैसे सामान लाने ले जाने पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी लगती थी। इससे वसूलने वाले अधिकारी शौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहलाते थे। रास्तों पर चलने का भी टैक्स था, पथकर यानी टोल टैक्स। और जाति व्यवस्था, वो कैसी थी? जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था वो अब जन्म पर आधारित हो गई थी, मतलब वंशानुगत। तो इन सब बातों का अगर हम निचोड़ निकालें तो मगध के उदय का मतलब क्या था? मतलब ये है कि मगध का शक्तिशाली साम्राज्य बनना सिर्फ लड़ाइयों या राजाओं की महत्वाकांक्षा का नतीजा नहीं था। इसके पीछे एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा था, एक विकसित होती अर्थव्यवस्था थी, संसाधनों का सही इस्तेमाल था और एक संगठित टैक्स सिस्टम था। इन सब चीजों ने मिलकर उस साम्राज्य को एक ठोस आधार दिया, उसे टिकाऊ बनाया। ये दिखाता है कि सिर्फ फौजी ताकत नहीं, बल्कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी भी कितनी जरूरी होती है। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी उठती है
कि मगध ने जो प्रशासनिक और आर्थिक मॉडल स्थापित किया वो आगे आने वाले साम्राज्यों, खासकर मौर्य साम्राज्य के लिए किस हद तक एक टेम्पलेट या एक आधार बना। तो अब मेरा अगला विषय है मगध साम्राज्य। ये उन 16 महाजनपदों में से एक था और इसने भारतीय इतिहास पर अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी है कि आखिर मगध इतना शक्तिशाली कैसे बना, कौन कौन से प्रमुख राजवंश आए यहाँ, और उस समय का समाज, अर्थव्यवस्था, वो सब कैसा था। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, मगध का अध्ययन जरूरी है क्योंकि इसने भारत के पहले, आप कह सकते हैं, एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, किसी भी शक्ति के उदय के पीछे कई कारण होते हैं, है ना। मगध के मामले में देखें तो उसकी भौगोलिक स्थिति, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, और हाँ, जो शासक थे उनकी नीतियां, इन सब ने मिलकर इसे एक प्रमुख ताकत बनाया। हाँ, जैसे आपने भौगोलिक स्थिति की बात की, इनकी राजधानियों को ही देखें। पहले राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, मतलब एक तरह से नेचुरल किला। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। और फिर बाद में पाटलिपुत्र, वो गंगा और सोम नदियों के संगम पर थी, तो ये तो व्यापार और जलमार्ग दोनों के लिए एकदम सही जगह होगी ना। एकदम सही कहा आपने, नदियों से आना जाना, व्यापार सब आसान हुआ और सुरक्षा तो थी ही। और एक बहुत बड़ी बात जो अक्सर डिस्कस होती है वो है लोहे के भंडार। हाँ, लौह अयस्क। जी, इस इलाके में लोहा आसानी से उपलब्ध था, तो इससे क्या हुआ, बेहतर हथियार बने, खेती के लिए अच्छे औजार बने, तो जाहिर है फौजी ताकत भी बढ़ी और खेती में प्रोडक्शन भी बढ़ा, जिससे बड़ी सेना रखना आसान हो गया। अच्छा, तो ये तो हुई लोकेशन और रिसोर्सेज की बात। अब आते हैं राजवंशों पर। हर्यंक वंश से शुरुआत हुई थी, है ना, बिंबिसार। हाँ, हर्यंक वंश, बिंबिसार इसके प्रमुख शासक थे। उन्होंने अंग राज्य को जीता था और आसपास के जो राज्य थे जैसे कोसल, लिच्छवी, मद्र, उनसे वैवाहिक संबंध बनाए, मतलब डिप्लोमेसी और युद्ध दोनों का इस्तेमाल किया अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। काफी रणनीतिक चालें थी। बिल्कुल। फिर उनके बेटे आए अजातशत्रु। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी हासिल की थी। अजातशत्रु ने भी विस्तार जारी रखा। काशी और जो समय का शक्तिशाली वज्जी संघ था, वैशाली वाला, उसको हराया। ये भी सुनने में आता है कि युद्ध में कुछ नई तकनीकें इस्तेमाल की, जैसे वो रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे कुछ इंजिन्स, और किलों की घेराबंदी भी की। अच्छा, और पहली बौद्ध संगीति भी तो इन्हीं के समय हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। पहली बौद्ध संगीति या काउंसिल कह लें, वो अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में ही हुई थी। और फिर इसी वंश में उदाइन ने राजधानी बदली थी, पाटलिपुत्र ले गए थे। हाँ, उदाइन ने ही राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था। हर्यंक वंश के बाद फिर आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इनकी क्या खास बात थी? शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है अवंती को जीतना। अवंती भी एक शक्तिशाली महाजनपद था उस समय, तो उसको मगध में मिला लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इनके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई वैशाली में। ओके, पहले राजगृह में, फिर वैशाली में, ठीक है। और इसके बाद नंदवंश। जी, फिर आया नंदवंश। इसके संस्थापक थे महापद्म नंद। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। इन्हें उपाधियां मिली थी, जैसे एकराट मतलब एकमात्र सम्राट, और सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। अच्छा, ये उपाधियां तो काफी कुछ बताती हैं उनके बारे में। हाँ, ये दिखाती हैं कि उन्होंने एक बहुत विशाल साम्राज्य बनाया था। शायद निम्न कुल से आते थे, ऐसा भी माना जाता है। इसी वंश के आखिरी शासक थे धनानंद। वो थोड़े अलोकप्रिय थे शायद। अब हमारा अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई थी और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मतलब काफी अहम है। तो चलिए इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पे एक नजर डालते हैं। बिल्कुल, और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये साम्राज्य बना कैसे, इसका प्रशासन कैसे चलता था, और खासकर सम्राट अशोक, उनकी क्या भूमिका थी, उनके अभिलेख क्या कहते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। इन्होंने ही नंद वंश को हटाकर इस साम्राज्य की स्थापना की थी। जी, और कहते हैं कि इसमें उनके गुरु और सलाहकार कौटिल्य या चाणक्य जिन्हें कहते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ था। उनकी रचना अर्थशास्त्र भी काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल, और उन्हीं के समय में वो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज वो भी आए थे पाटलिपुत्र। उनकी किताब से भी हमें काफी कुछ पता चलता है उस समय का। अच्छा, फिर चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार आए और फिर
इतिहास के शायद सबसे जाने माने शासक सम्राट अशोक। हाँ, अशोक का समय तो बहुत ही खास है। खासकर कलिंग युद्ध के बाद जो बदलाव आया उनमें, उन्होंने लड़ाई छोड़ दी और धम्म अपनाया। ये धम्म क्या था वैसे? मतलब कोई धर्म था या कुछ और? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था। ये ज्यादातर नैतिक सिद्धांत थे, आचार विचार के नियम थे, जैसे बड़ों का आदर करना, अहिंसा, सच बोलना, इन सब बातों पर जोर था। और उन्होंने इसका खूब प्रचार भी करवाया। और इस वंश के आखिरी शासक? वो थे बृहद्रथ, जिनकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और फिर शुंग वंश की शुरुआत हुई। अच्छा, अब जरा प्रशासन पर आते हैं। मौर्य प्रशासन के बारे में कहा जाता है कि वो काफी वेल ऑर्गेनाइज था। हाँ बिल्कुल, एक सिद्धांत मिलता है, सप्तांग सिद्धांत। हाँ, सप्तांग, 7 अंग। जी, राज्य के 7 अंग माने गए। राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी इलाका, दुर्ग मतलब किला, कोश यानी खजाना, दंड यानी सेना और मित्र यानी सहयोगी राज्य। ये एक तरह से पूरे राज्य का फ्रेमवर्क था। और जमीनी स्तर पर कैसा था? केंद्र में क्या व्यवस्था थी? केंद्र में एक मंत्री परिषद होती थी राजा की मदद के लिए, और फिर कई अधिकारी थे अलग अलग काम देखने के लिए, जैसे युक्त, राजुक, प्रादेशिक, ये सब। और शहरों का प्रशासन, पाटलिपुत्र का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, पाटलिपुत्र का प्रशासन तो काफी विस्तृत था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि शहर का काम देखने के लिए 6 समितियां थीं और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। 6 समितियां? क्या क्या काम देखती थी ये? अलग अलग काम थे, जैसे एक समिति उद्योगों का काम देखती थी, एक विदेशियों की देखरेख करती थी, एक जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखती थी, फिर व्यापार वाणिज्य देखने वाली समिति, बनी हुई चीजों की जांच करने वाली और बिक्री कर वसूलने वाली समिति। मतलब काफी डिटेल में सोचा गया था। कमाल है, उस जमाने में इतना व्यवस्थित नगर प्रशासन। और सेना? सेना भी जबरदस्त थी। पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी सेना, रथ सेना, यहाँ तक कि नौसेना भी थी। और जासूसी व्यवस्था वो भी बहुत मजबूत थी। गूढ़ पुरुष कहा जाता था जासूसों को। हाँ, कुछ अधिकारियों के नाम भी याद रखने होते हैं, जैसे समाहर्ता और सन्निधाता। जी हाँ, समाहर्ता जो थे वो राजस्व इकट्ठा करने वाले मुख्य अधिकारी थे, टैक्स कलेक्शन। और सन्निधाता वो राजकीय कोष यानी ट्रेजरी और भंडार गृह के संरक्षक थे। ठीक है, अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। तो जाहिर है कृषि मुख्य आधार रही होगी। बिल्कुल, खेती ही मेन थी और उपज का करीब 6वां हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहते थे। और क्या स्रोत थे आय के? राज्य का कुछ चीजों पर एकाधिकार था, मोनोपोली थी, जैसे खानों पर, जंगलों पर, नमक बनाने पर, शराब बनाने पर। इनसे भी राज्य को आमदनी होती थी। व्यापार कैसा था? व्यापार भी काफी उन्नत था, देश के अंदर भी और बाहर दूसरे देशों से भी। और मुद्रा के तौर पर वो आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन, वो चलते थे। समाज की बात करें तो वर्ण व्यवस्था तो थी ही। हाँ, वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन मेगास्थनीज ने एक अलग तरह का वर्गीकरण किया है। उन्होंने काम के आधार पर समाज को 7 वर्गों में बांटा है, जैसे दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहे, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री। अच्छा, काम के आधार पर? ये दिलचस्प है। और दास प्रथा? हाँ, दास प्रथा भी उस समय थी। चलिए, अब आते हैं अशोक पर और उनकी सबसे बड़ी विरासत जो मानी जाती है, उनके अभिलेख। बिल्कुल, ये अभिलेख तो कमाल के हैं। पत्थर के बड़े बड़े खंभों पर, चट्टानों पर, गुफाओं की दीवारों पर, सोचिए पूरे साम्राज्य में फैले हुए। ये अपने आप में एक अनोखी चीज है कि कोई राजा अपनी बात सीधे अपनी प्रजा तक इस तरह पहुंचा रहा है। किस भाषा और लिपि में है यह अभिलेख? ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। और लिपियों की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अच्छा। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में, जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका है, वहाँ खरोष्ठी लिपि भी मिली है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और अफगानिस्तान में तो यूनानी और अरामिक लिपियों में भी अभिलेख मिले हैं। यानी जहाँ जैसी जरूरत वैसी लिपि। जी हाँ, ये दिखाता है कि साम्राज्य कितना फैला हुआ था और वो स्थानीय भाषाओं, लिपियों का भी ध्यान रखते थे। और इन अभिलेखों को पढ़ा किसने सबसे पहले? ये भी एक जरूरी सवाल बनता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने पढ़ा था।
इसी के बाद हम अशोक और उनके समय के बारे में इतना कुछ जान पाए। मतलब प्रिंसेप ने एक तरह से इतिहास का एक बड़ा दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल सही। कुछ अभिलेख और भी खास हैं, जैसे मस्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम। इन छोटे शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, वरना ज्यादातर अभिलेखों में उन्हें देवाना प्रिय यानी देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी कहा गया है। अच्छा, नाम सिर्फ कुछ ही जगह मिलता है। और वो बराबर पहाड़ियों वाली गुफाएं, हाँ बराबर पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं वो अशोक ने आजीविक संप्रदाय के साधुओं को दान में दी थी। इसका भी जिक्र अभिलेखों में है। तो इन अभिलेखों से हमें अशोक के धम्म, उनके प्रशासन, उनकी सोच, उस समय के समाज, सबके बारे में बहुत जानकारी मिलती है। तो अगर हम सार निकालें तो मौर्य साम्राज्य भारत का पहला बड़ा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था और उसका प्रशासन काफी मजबूत था। बिल्कुल। और अशोक ने युद्ध छोड़कर धम्म को अपनाया, शांति और नैतिकता पर जोर दिया और अभिलेखों के जरिए अपनी प्रजा से बात की। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही आगे की सोच थी, बहुत अनोखी बात थी। हाँ, इसका असर तो भारतीय इतिहास पर बहुत गहरा रहा है। निश्चित रूप से उनकी प्रशासनिक और नैतिक विरासत का प्रभाव आज भी हम कहीं न कहीं देख सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, खासकर नगर प्रबंधन या उनका टैक्स सिस्टम, उसमें से क्या आज भी हमारे लिए कुछ सीखने लायक हो सकता है? क्या कुछ प्रासंगिक है आज भी? उम्मीद है मौर्य साम्राज्य पर ये चर्चा आपके रिवीजन में मददगार रही होगी। जी, अब मेरा अगला टॉपिक है मौर्योत्तर काल, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का वो समय। हमारे पास जो जानकारी है उसमें दिखता है कि ये एक ऐसा दौर था जब भारत में कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी। तो चलिए इस बिखरे हुए लेकिन बेहद अहम दौर की मुख्य बातों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है क्योंकि इसी दौर में शुंग, कण्व, सातवाहन जैसे जो भारतीय राजवंश थे वो अपनी पहचान बना रहे थे। तो वहीं शक, कुषाण, पार्थियन और हिंद यवन जैसे बाहरी शासक भी भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना गहरा असर छोड़ रहे थे। हम इन सभी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करेंगे। ठीक है, तो मौर्यों के ठीक बाद आते हैं शुंग वंश। 185 बीसी से 73 बीसी तक इनके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। मौर्यों के सेनापति थे ये। राजधानी पाटलिपुत्र और मध्य प्रदेश में विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग वैदिक धर्म के अनुयायी थे, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बौद्ध कला को भी संरक्षण दिया। अच्छा। जैसे भरहुत स्तूप के पुनर्निर्माण से पता चलता है। और उनके बेटे अग्निमित्र तो कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्रम के नायक भी हैं। हाँ, ये तो सुना है। शुंगों का अंत फिर कण्व वंश के वासुदेव ने किया। अच्छा, तो शुंगों के बाद कण्व वंश आया 73 बीसी से 28 बीसी तक। संस्थापक वासुदेव जी। राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। इनका शासनकाल तो काफी छोटा रहा। फिर सही कहा। जल्द ही इन्हें दक्कन की एक बड़ी शक्ति सातवाहन वंश के सिमुक ने हरा दिया। सातवाहन। और यहीं से सातवाहनों का प्रभावशाली दौर लगभग 60 बीसी से 225 एडी तक वो शुरू होता है। सिमुक संस्थापक थे। लेकिन सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी माने जाते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिन्होंने शकों को हराया था। जी बिल्कुल, शकों को हराया था। सातवाहनों की एक बहुत ही अनोखी बात थी, वो मातृनाम पद्धति वाली, मेट्रोनॉमिक्स जिसे कहते हैं। हाँ, राजा अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र। बिल्कुल, गौतमी का पुत्र। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि राज सिंहासन का उत्तराधिकार पिता से पुत्र को ही मिलता था, मतलब पैट्रिलिनियल ही था। सही कहा, उत्तराधिकार पितृवंशीय ही था। और उन्होंने ही ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा शुरू की। इसका आगे चलकर समाज पर गहरा असर पड़ा। भूमि दान की शुरुआत। हाँ, और उन्होंने सीसे के सिक्के भी जारी किए, लीड कॉइन्स। अच्छा, सीसे के? वो तो काफी अलग है। जी, उस समय के लिए काफी अलग था। हाँ, उनकी वास्तुकला भी अद्भुत है। चट्टानों को काट कर बनाए गए चैत्य और विहार। हाँ, अजंता एलोरा जैसे। जी, अजंता एलोरा और अमरावती, नागार्जुन कोंडा में भी मिलते हैं। इनकी राजभाषा प्राकृत थी। तो ये थे कुछ प्रमुख देसी राजवंश। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, इसी दौर में मध्य एशिया से भी कई समूह भारत आए। इनमें सबसे पहले थे हिंद यवन, इंडो ग्रीक्स। हाँ, ये बैक्ट्रिया के शासक थे और हिंदू कुश पर्वत पार करके भारत आने वाले पहले बाहरी शासकों में से थे। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने? हाँ, जिन पर राजाओं के चित्र और नाम होते थे। और हेलेनिस्टिक कला, मतलब यूनानी शैली की कला,
वो भी इन्हीं की देन है, जिसका असर हमें बाद में गांधार कला की मूर्तियों में साफ दिखता है। अच्छा, गांधार कला पर प्रभाव। जी, इनके सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर या मिलिंद थे। मिलिंद, हाँ, मिलिंद पन्नो। बिल्कुल, जिनका बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ जो संवाद है वो मिलिंद पन्नो ग्रंथ में दर्ज है। हिंद यवनों के बाद शक आए, सिदियंस। सुना है इनकी कई शाखाएं थी भारत में। जी हाँ, 5 शाखाएं थीं, भारत के अलग अलग हिस्सों में फैली। पश्चिमी भारत में इनकी शाखा सबसे शक्तिशाली रही और उसके सबसे प्रसिद्ध शासक थे रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख वाले। पश्चिमी भारत में इनका शासन 4वीं सदी तक चला, जब गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हें हराया। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, पर वो विक्रम संवत वाली बात। हाँ, एक दिलचस्प मान्यता ये भी है कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत की थी। अच्छा। शकों के बाद उत्तर पश्चिम में पार्थियन आए, पहलव। हाँ। इनका शासन शकों के बाद उसी इलाके में रहा। गोंडो फर्नीस इनका एक जाना माना शासक है, जिसके समय में कहते हैं कि ईसाई संत थॉमस भारत आए थे। अच्छा। और फिर आए कुषाण, लगभग 1ली से 3री सदी एडी, जिन्हें यूची या तोचारियन भी कहते हैं। ये शायद सबसे प्रभावशाली बाहरी शासकों में से थे। हाँ, निश्चित रूप से। इनकी पहली राजधानी पुरुषपुर यानी आज का पेशावर और दूसरी मथुरा थी। 2 राजधानियां। जी। इनके सबसे महान शासक कनिष्क थे। उन्होंने देवपुत्र मतलब ईश्वर का पुत्र जैसी उपाधि ली थी और उन्होंने ही कश्मीर में 4थी बौद्ध संगीति आयोजित करवाई। हाँ, 4थी बौद्ध संगीति कनिष्क। जी, जहां महायान बौद्ध धर्म को अंतिम रूप दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका विशाल साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर मथुरा तक फैला था और रेशम मार्ग सिल्क रूट के एक बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण था। सिल्क रूट पर नियंत्रण, इससे तो व्यापार बहुत बढ़ा होगा। बिल्कुल, भारत का व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान खूब बढ़ा। कहते हैं कुषाणों ने सोने के सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए थे। जी हाँ, उनके समय में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए। और भारतीय समाज और संस्कृति पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। क्या क्या चीजें आई? बिल्कुल, जैसे पगड़ी पहनने का चलन, लंबा कोट, पतलून, ये सब कुषाणों के प्रभाव से आए। घुड़सवारी में बेहतर किस्म की लगाम और जीन का प्रयोग भी शुरू हुआ। अच्छा, और उन्होंने शासन के लिए क्षत्रप प्रणाली मतलब प्रांतों में सैन्य गवर्नर नियुक्त करना, उसको अपनाया। और विज्ञान साहित्य में भी। हाँ, विज्ञान के क्षेत्र में आयुर्वेद के महान ज्ञाता चरक और शल्य चिकित्सा के जानकार सुश्रुत ये कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। साहित्य में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र जैसे बड़े बौद्ध विद्वान हुए। और कला, गांधार और मथुरा शैली। जी, कला में गांधार शैली जिस पर यूनानी रोमन प्रभाव था और मथुरा शैली जो पूरी तरह स्वदेशी थी, इन दोनों का विकास इसी समय अपने चरम पर था। तो कुल मिला के देखें तो ये दौर भले ही राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ लगता हो, हाँ, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से ये एक संगम का और नए विकास का समय था। देशी और विदेशी तत्व घुल मिल रहे थे। कला, धर्म, विज्ञान, साहित्य, सब में नई चीजें हो रही थी। एकदम सही। इस दौर का जो राजनीतिक बिखराव था और साथ ही साथ बाहरी दुनिया से जो संपर्क पड़ा, उसने भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा दी। और ये समझना जरूरी है कि कैसे इन घटनाओं ने आगे चलकर गुप्त काल और उसके बाद की भारत की नींव रखी। हाँ, और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या ये जो राजनीतिक अनेकता थी, इसी ने विभिन्न संस्कृतियों को फलने फूलने और आपस में मिलने का मौका दिया, जिससे वो एक मिलीजुली संस्कृति बनी, जिसे हम आज भारतीय संस्कृति कहते हैं। बाहरी शक्तियों के साथ ये जो गहन आदान प्रदान हुआ, इसने भारतीय पहचान को कितना बदला और कितना समृद्ध किया होगा, ये सोचने वाली बात है। अब मेरा अगला विषय है संगम युग। ये प्राचीन दक्षिण भारत, खासकर जो तमिल प्रदेश का इतिहास है, उसका एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी दौर है। बिल्कुल। इस समय में मुख्य तौर पर हम 3 राज्यों का जिक्र सुनते हैं, चोल, चेर और पांड्य। हाँ, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण थे। चलिए शुरुआत पांड्यों से करते हैं। इनका इलाका था दक्षिणी तमिलनाडु, है ना? और मदुरै इनकी राजधानी। हाँ, मदुरै बहुत ही प्रसिद्ध शहर। और ये बात भी है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, उन्होंने भी पांड्यों का जिक्र किया है अपनी किताब में। अच्छा। और हाँ, पांड्य राज्य जो था वो मोतियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। हाँ, मोती मैंने भी पढ़ा है। उनका रोम साम्राज्य के साथ जबरदस्त व्यापार था, खासकर ये जो कोरकई बंदरगाह था वहाँ से। कोरकई, हाँ। और इसका सबूत ये है कि उस इलाके में काफी रोमन सिक्के भी मिले हैं, तो ये उनकी आर्थिक ताकत दिखाता है। सही बात है। और एक और खास बात,
पांड्य राजाओं ने ही तमिल कवियों की वो 3 बड़ी सभाएं, जिन्हें हम संगम कहते हैं, वो आयोजित करवाई थी। अच्छा, उन्हीं के संरक्षण में हुई ये सभाएं। समाज में भी कुछ अलग अलग वर्ग थे शायद। हाँ बिल्कुल। जैसे जो शासक वर्ग था उनको अरसर कहते थे, अरसर। और जो अमीर किसान थे वो वेल्लालर कहलाते थे। और एक निचला तबका भी था, कड़ैसियर। कड़ैसियर, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब पांड्यों के थोड़ा उत्तर पूर्व में चलें तो कावेरी नदी का जो डेल्टा है, बड़ा उपजाऊ इलाका, वहाँ था चोलों का राज। चोल, हाँ। उरैयूर और पुहार, जिसको कावेरी पट्टिनम भी कहते हैं, वो इनकी राजधानियां रहीं। और चोलों का नाम शायद सूती कपड़े के व्यापार से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, सूती कपड़ा इनका मुख्य व्यापार था। अच्छा, इनके राजाओं में करिकाल का नाम बहुत आता है। हाँ सबसे ताकतवर राजा माने जाते हैं। हाँ, करिकाल। उन्होंने वेन्नी की लड़ाई जीती थी, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और उन्होंने चोल शक्ति को काफी बढ़ाया था। और इनका निशान वो बाघ था शायद। जी हाँ, बाघ, चोलों का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गए चोल। अब चेर राज्य की बात करें, ये आजकल का केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा यही था ना? हाँ बिल्कुल, आधुनिक केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा मिलाकर। इनकी राजधानी वंची या करुवूर थी। चेरों का भी रोम से अच्छा खासा व्यापार था, सुना है। मुजरिस और थोंडी ये इनके बड़े बंदरगाह थे। हाँ, मुजरिस तो बहुत ही फेमस पोर्ट था उस समय का। कहते हैं कि इनके इलाके में रोमन देवता ऑगस्टस का एक मंदिर भी था। सच में? ऑगस्टस का मंदिर? ये तो दिखाता है कि रिश्ते कितने गहरे थे। मतलब बिल्कुल, व्यापारिक और सांस्कृतिक दोनों तरह के। इनका जो राज चिन्ह था वो था धनुष बाण। धनुष बाण, ठीक है। और चेरों में सबसे प्रसिद्ध शासक वो हुए सेनगुट्टुवन। उन्हें लाल चेर या भला चेर भी कहते हैं। लाल चेर। और उन्होंने काफी अनोखी पूजा शुरू की थी, पत्तिनी पूजा। इसमें कन्नगी नाम की एक पतिव्रता स्त्री को देवी मानकर पूजा जाता था। कन्नगी पूजा, ये तो काफी अलग बात है। उस समय की सोच पर भी रोशनी डालती है ये। हाँ, ये सतीत्व की देवी के रूप में पूजी जाती थी। वाकई दिलचस्प। अच्छा, अब जरा उस दौर के साहित्य पर आते हैं। संगम साहित्य, ये तो बहुत विशाल है ना? हाँ, बहुत समृद्ध साहित्य है। इसको मोटे तौर पर हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। कैसे? एक है कथात्मक या वर्णनात्मक साहित्य, जिसे मेल कन्नुकु कहते हैं। इसमें 18 प्रमुख रचनाएं हैं, थोड़ी लंबी कविताएं टाइप की। मेल कन्नुकु, ठीक है। और दूसरा है उपदेशात्मक साहित्य, यानी किलकन्नुकु। इसमें भी 18 रचनाएं हैं, पर ये छोटी हैं, नीति वाली कविताएं हैं। अच्छा, छोटी नीति वाली। इसमें वो अहम और पुरम वाला कॉन्सेप्ट भी आता है ना? बिल्कुल। ये संगम साहित्य के 2 मुख्य विषय थे। अहम मतलब अंदरूनी बातें, जैसे प्यार, निजी भावनाएं, प्रेम वगैरह। हाँ। और पुरम मतलब बाहरी दुनिया की बातें, जैसे युद्ध, वीरता, राजाओं की प्रशंसा, सार्वजनिक जीवन। हाँ, और पुरम, समझ गया। इसी साहित्य में हमें एत्तु तो गई मतलब 8 संकलन और पत्तू पाट्टू यानी 10 गीत जैसे महत्वपूर्ण संग्रह मिलते हैं। एत्तु तो गई और पत्तू पाट्टू। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोल काप्यम। ये दूसरा जो संगम हुआ था उसका माना जाता है, और ये एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ तोल काप्यम जी। और इसके अलावा शिलप्पाधिकारम और मणिमेकलई जैसे प्रसिद्ध महाकाव्य भी इसी दौर की देन है। वाह, काफी कुछ लिखा गया है। मतलब एक और चीज जो ध्यान में आती है वो है तिड़ई की अवधारणा। वो क्या थी? हाँ, ये बहुत खास है संगम युग की। तमिल प्रदेश को उन्होंने 5 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा था। 5 क्षेत्र? कौन कौन हाँ, से? पहाड़ी इलाका था कुरिंजी, जंगल वाला मुल्लय, खेती वाली जमीन मरुतम, समुद्र तट नेतल और सूखा रेगिस्तानी जैसा इलाका पालय। कुरंजी, मुल्ले, मरुथम, नेतल, पालय। भी कि वहाँ अहम की कविताएं ज्यादा होंगी या पुरम की, ये भी जुड़ा होता था। अच्छा, मतलब भूगोल का असर लोगों के जीवन और साहित्य पर भी था। बिल्कुल, इसने वहाँ के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित किया। और एक चीज, अशोक के शिलालेखों में भी तो इन राज्यों का जिक्र मिलता है ना? चोल, पांड्या, सत्यपुत्र और चेरपुत्र। हाँ बिल्कुल सही। अशोक के अभिलेखों में इन दक्षिणी राज्यों का उल्लेख है, जो दिखाता है कि ये उस समय कितने महत्वपूर्ण थे। ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है। तो अगर हम सार देखें तो संगम युग में दक्षिण भारत में एक काफी व्यवस्थित राजनीतिक ढांचा था, जिसमें ये 3 बड़े राज्य थे, चोल, चेर, पांड्य। व्यापार खासकर रोम के साथ बहुत उन्नत था, जिसने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। हाँ, वो रोमन सिक्कों वाली बात। जी।
और सबसे बढ़कर इस युग ने हमें एक शानदार तमिल साहित्य दिया। ये संगम साहित्य उस समय के समाज, संस्कृति और लोगों की सोच को समझने का एक अनमोल खजाना है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। संगम साहित्य की ये जो थीम है, अहम और पुरम, या फिर वो कन्नगी पूजा जैसी अनोखी परंपराएं, ये उस दौर की जो उत्तर भारतीय संस्कृति थी उससे कितनी अलग लगती हैं, और ये फर्क दक्षिण भारत की अपनी एक विशिष्ट पहचान को कैसे दिखाते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये एक अच्छा सवाल। अब मेरा अगला विषय है गुप्त काल। ये लगभग 310 ईस्वी से 540 ईस्वी तक का समय है। जी, गुप्त काल काफी महत्वपूर्ण दौर रहा है भारतीय इतिहास का। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हम इसके खास शासकों, उनके काम, शासन और थोड़ी संस्कृति पर बात करेंगे। बिल्कुल, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी बातें साफ हो जाएं। हाँ, मतलब श्रीगुप्त से शुरू करते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम तक। ठीक है, तो शुरुआत श्रीगुप्त से हुई, जिन्हें महाराज की उपाधि मिली थी। वो संस्थापक थे। संस्थापक, लेकिन असली संस्थापक तो शायद चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर यही माना जाता है। उनकी उपाधि भी देखिए महाराजा धीराज थी। अच्छा, तो ये उपाधि बड़ी थी श्रीगुप्त से। जी, और इन्होंने ही 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की, ऐसा माना जाता है। और वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह, वो भी तो खास था। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ शादी नहीं थी, एक तरह का राजनीतिक गठबंधन था। इससे उनकी ताकत बढ़ी। और एक और बात, सोने के सिक्के, हाँ, वो इन्होंने शुरू किए थे। जी, ये पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। अच्छा, इनके बाद फिर समुद्रगुप्त आए 335 ईस्वी के आसपास। हाँ, समुद्रगुप्त, इनकी उपाधियां भी दिलचस्प है। कविराज, लिच्छवी दोहित्र। कविराज मतलब कविता भी करते थे। हाँ, कला प्रेमी भी थे। और लिच्छवी दोहित्र क्योंकि उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। ओह सही। और इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत वो प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद वाला स्तंभ लेख। बिल्कुल, उसी से उनकी विजयों का पता चलता है। जबरदस्त सेनापति थे वो। हाँ, मैंने पढ़ा है। उत्तर भारत मतलब आर्यावर्त के 9 राजा और दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया। और वो जंगली इलाके 8वें राज्य भी। जी, उन्हें भी जीता। उनकी सैन्य पहुंच काफी वसी थी और उन्होंने कई तरह के सिक्के भी चलाए थे। कमाल है। अच्छा, फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से। इनका नाम तो बहुत सुना है, विक्रमादित्य। हाँ, विक्रमादित्य, ये बहुत प्रसिद्ध उपाधि है इनकी। और भी उपाधियां थी, देवगुप्त, देवराज, देवश्री और शकारी। शकारी मतलब शकों को हराने वाले। जी हाँ। शकों का उन्मूलन इनकी एक बड़ी सैन्य उपलब्धि मानी जाती है। और इन्होंने भी विवाह संबंधों का इस्तेमाल किया था, है ना? बिल्कुल। नागराज कुमारी कुबेर नागा से खुद विवाह किया और अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। दक्षिण में प्रभाव मजबूत हुआ इससे। बड़ी स्ट्रेटेजिक सोच थी। हाँ। और सबसे मशहूर बात, इनके दरबार में 9 रत्न थे। अरे वाह जी, 9 रत्न, जिनमें कालिदास, धन्वंतरी, वराह मिहिर, अमर सिंह जैसे दिग्गज शामिल थे। एक से बढ़कर एक विद्वान। क्या माहौल रहा होगा। अच्छा, इन्होंने चांदी के सिक्के भी शुरू किए, वो पहले नहीं थे? नहीं, पहले नहीं थे। चांदी के सिक्के चलाने वाले ये पहले गुप्त शासक थे। और वो चीनी यात्री फाहियान? फाहियान भी इन्हीं के समय भारत आया था। उसके विवरण से उस समय के समाज और जीवन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। और उज्जैन को दूसरी राजधानी भी इन्होंने ही बनाया। जी, उज्जैन उस समय एक बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। इनके बाद आए कुमारगुप्त प्रथम, लगभग 415 ईस्वी में। हाँ, कुमारगुप्त प्रथम। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम शायद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है। नालंदा, बिल्कुल। शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र, ये तो बहुत बड़ी देन है। निश्चित रूप से। ये खुद कार्तिकेय के उपासक थे। और इसी दौर में कालिदास के अलावा वात्स्यायन, विष्णु शर्मा जैसे लेखक भी हुए। जी हाँ, इसी काल से संबंधित माने जाते हैं। गुप्त काल साहित्य और कला के लिए भी स्वर्ण युग जैसा था। इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? कोई खास व्यवस्था थी? हाँ, व्यवस्था काफी संगठित थी। पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। भुक्ति? अच्छा। और भुक्ति आगे जिलों यानी विषय में बटे होते थे। और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम यानी गांव। और इनके अधिकारी? भुक्ति का प्रमुख उपरिक कहलाता था और विषय का प्रमुख विषयपति। और जैसे न्याय या सेना के लिए कौन थे? उनके लिए महादंड नायक जैसे पद थे। विदेश नीति या संधि विग्रह के लिए संधि विग्रहिक थे। और प्रांतों में कुमारामात्य भी महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रशासन काफी विस्तृत लगता है।
टैक्स वगैरह भी होते होंगे? हाँ हाँ, कई तरह के कर थे। एक था भाग, जो उपज का हिस्सा होता था। ठीक है। फिर भोग था, जो राजा को फल फूल सब्जी वगैरह के रूप में दिया जाता था। एक बलि नाम का कर भी था, जो शायद अतिरिक्त कर रहा हो। और वो विष्टि, बेगार? हाँ, विष्टि यानी बिना मजदूरी के जबरन काम कराना, ये भी कहीं कहीं प्रचलित था। अब थोड़ी बात संस्कृति की। मंदिर निर्माण तो इस काल की खास पहचान है। बिल्कुल, गुप्त काल को मंदिर वास्तुकला के शुरुआती दौर के लिए जाना जाता है, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी के पास। हाँ, सुना है इसमें पहली बार शिखल का इस्तेमाल हुआ। सही कहा। और कानपुर के पास भीतरगांव का मंदिर, जो ईंटों से बना है। जबलपुर में तिगवा का विष्णु मंदिर भी है। ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। और वो भित्री स्तंभ लेख, वो स्कंदगुप्त के समय का है, उससे भी उस समय की घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर गुप्त काल में हमने देखा चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त जैसे शासकों ने न सिर्फ साम्राज्य बढ़ाया, बल्कि प्रशासन को सुधारा, साहित्य, कला, विज्ञान, वास्तुकला, सबको बहुत बढ़ावा दिया। उपाधियां, नवरत्न, नालंदा, ये मंदिर वाकई एक अहम दौर था। जी, परीक्षाओं के नजरिए से तो ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं ही, वैसे भी भारतीय इतिहास को समझने के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। चलिए एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, गुप्तकालीन प्रशासन या संस्कृति का कौन सा ऐसा तत्व है जो आज भी हमारे सिस्टम में या समाज में किसी न किसी रूप में दिखता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अब मेरा अगला टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। हाँ, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद देखें तो उत्तर भारत की जो राजनीतिक तस्वीर थी वो काफी बदल गई थी। हाँ बिल्कुल। मतलब एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं रही और उसकी जगह कई छोटी छोटी क्षेत्रीय ताकतें आ गईं। हाँ वही। तो आइए देखते हैं इस दौर में कौन कौन से प्रमुख राजवंश उभरे और सत्ता का केंद्र कैसे बदला। हाँ, मोटे तौर पर देखें तो थानेश्वर में पुष्यभूति वंश था जी। कन्नौज में मौखरी वंश। हाँ। मगध में उत्तरगुप्त थे। मालवा में यशोधर्मन का नाम आता है। गुजरात में वल्लभी के मैत्रक और बंगाल में गौड़ वंश। मतलब ये इस समय के मुख्य खिलाड़ी थे, कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये दौर, जैसा आपने कहा, छोटे छोटे राज्यों के आपसी टकराव और कभी कभी गठबंधनों का भी था। जैसे थानेश्वर के पुष्यभूति वंश को ही लें। हाँ। स्थापना तो पुष्यभूति ने की, लेकिन असल में प्रभाकर वर्धन के समय ये काफी शक्तिशाली हो गए थे। हाँ। फिर उनके बेटे राज्यवर्धन और सबसे महत्वपूर्ण हर्षवर्धन। हाँ। इनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। हर्षवर्धन का नाम आते ही मेरा ध्यान कन्नौज पर जाता है। हाँ। उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज क्यों बदली? क्या ये सिर्फ उनके बहनोई कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की हत्या की वजह से था, या कोई गहरी रणनीति भी थी इसके पीछे? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। असल में ग्रहवर्मा, जो मौखरी वंश के थे और हर्ष की बहन राज्यश्री के पति थे, उनकी हत्या मालवा के देवगुप्त और बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने मिलकर की थी। अच्छा। तो अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे अपनी राजधानी भी बना लिया। और देखिए, कन्नौज की जो भौगोलिक स्थिति थी ना, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ, कैसे? वो गंगा के किनारे बसा था, उपजाऊ दोआब क्षेत्र में था, व्यापार के लिए, सैन्य नियंत्रण के लिए, मतलब दोनों ही नजरिए से ये एक आदर्श जगह थी। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं था। तो मतलब एक सोचा समझा रणनीतिक कदम था ये। हाँ बिल्कुल, एक रणनीतिक कदम। और इसी वजह से कन्नौज का महत्व बहुत बढ़ गया इस दौर में। इसी दौर के बारे में हमें काफी जानकारी वो बाणभट्ट की रचनाओं और चीनी यात्री हुएनसैंग के विवरणों से मिलती है ना? हाँ बिल्कुल सही। बाणभट्ट तो हर्ष के दरबारी कवि थे और हुएनसांग ने हर्ष के शासनकाल में ही भारत की यात्रा की थी और काफी विस्तार से यहाँ के बारे में लिखा। सुना है हर्ष खुद भी काफी विद्वान और कला प्रेमी थे। जी हाँ, उन्होंने प्रयाग और कन्नौज में विशाल धर्म सभाएं भी आयोजित करवाईं। उन्हें उपाधियां भी मिली थीं, जैसे शिलादित्य। हाँ, शिलादित्य मतलब गुणों का सूर्य। हाँ, और सकलोत्तरा पथनाथ, जिसका मतलब है समस्त उत्तरी क्षेत्र का स्वामी। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने खुद प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसे संस्कृत नाटक लिखे। अच्छा। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये उनके दरबार के किसी कवि ने उनके नाम से लिखे होंगे, पर फिर भी कला और साहित्य को संरक्षण तो था ही। और कन्नौज के मौखरी वंश की बात करें
जिनका जिक्र भी आया, ग्रहवर्मा तो वहीं के थे। हाँ, मौखरी वंश कन्नौज में पहले से स्थापित था। इसमें हरे वर्मा, ईशान वर्मा और फिर ग्रहवर्मा जैसे शासक हुए। और जैसा हमने बात की, इनका पुष्यभूति वंश से वैवाहिक संबंध बना, जो उस समय की राजनीति में आम बात थी। ठीक। और उधर मगध में उत्तर गुप्त वंश का क्या हाल था? मगध में उत्तर गुप्त वंश के शासक थे, जैसे कृष्णगुप्त, देवगुप्त। इनके मौखरी और पुष्यभूति वंशों से रिश्ते मतलब कभी दोस्ताना रहते थे तो कभी दुश्मनी वाले, ये बदलता रहता था। अच्छा। मालवा में भी एक शक्तिशाली शासक का नाम आता है, यशोधर्मन। हाँ, यशोधर्मन। इनका समय लगभग 530 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। इनका जिक्र मिलता है मंदसौर अभिलेख में। हाँ, मंदसौर अभिलेख जी, जो इस काल की जानकारी का एक अहम स्रोत है। यशोधर्मन को श्रेय दिया जाता है हूण शासक मेहर कुल को हराने का। अरे हाँ, हूण, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। तो यशोधर्मन का उनको हराना एक बड़ी उपलब्धि थी। और पश्चिम में गुजरात की तरफ वल्लभी के मैत्रक वंश का क्या महत्व था? मैंने सुना है वल्लभी सिर्फ राजधानी नहीं थी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही सुना है। मैत्रक वंश की स्थापना तो भट्टार्क ने की थी करीब 470 ईस्वी में, और उनकी राजधानी वल्लभी पश्चिमी भारत में शिक्षा और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई थी। अच्छा। किस तरह का केंद्र? ये खासतौर पर हीनयान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। मतलब बौद्ध धर्म की जो शुरुआती शाखाएं थी उनमें से एक। और इतना ही नहीं, दूसरी जैन संगीति यानी जैन धर्म की दूसरी बड़ी सभा, वो भी यहीं वल्लभी में ही हुई थी। अच्छा, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण ने की थी। तो वल्लभी का सांस्कृतिक महत्व बहुत था। अब आते हैं बंगाल के गौड़ वंश पर। शासक शशांक का नाम सुनते ही हर्षवर्धन से उनकी दुश्मनी याद आती है। बिल्कुल। शशांक, जिनका समय लगभग 600 से 625 ईस्वी का है, वो एक महत्वाकांक्षी और काफी शक्तिशाली शासक थे। वो कट्टर शैव अनुयायी थे, मतलब भगवान शिव के उपासक। हाँ, हत्या में उनका हाथ था। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बोध गया में उस पवित्र बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओहो, तो फिर तो बौद्ध अनुयायियों में उनके प्रति काफी नाराजगी रही होगी। जाहिर सी बात है, उनके इस कदम की काफी आलोचना हुई। तो ये साफ दिख रहा है कि गुप्तों के बाद जो पाटलिपुत्र का पुराना गौरव था वो शायद कम हो रहा था। हाँ, और सत्ता का नया केंद्र अब कन्नौज बनता जा रहा था। हाँ बिल्कुल। और कन्नौज पर कब्जा करने के लिए ही आगे चलकर 3 बड़ी शक्तियों के बीच एक लंबा संघर्ष चला। पूर्व से पाल, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट। हाँ, इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं ना? जी वही। ये संघर्ष करीब 200 सालों तक चला और इसने उत्तर भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। पर यह अपने आप में एक बड़ा विषय है। तो हमने देखा कि गुप्त साम्राज्य के बिखरने के बाद उत्तर भारत में किस तरह एक केंद्रीय सत्ता की कमी हुई, कई क्षेत्रीय ताकतें उभरी और कैसे कन्नौज इन सब के बीच सत्ता संघर्ष का मुख्य अखाड़ा बन गया। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि इस दौर की जो राजनीतिक अस्थिरता थी, जो एक तरह का विकेंद्रीकरण था, और जिस तरह ये क्षेत्रीय शक्तियां उभरी, उसने आने वाले मध्यकालीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की नींव किस तरह रखी होगी। ये ताकतें और इनके आपसी संघर्ष, ये सब मिलकर भविष्य के भारत को कैसे आकार दे रहे थे। बिल्कुल, ये सोचने वाला बिंदु है। खैर, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद